हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लास। हम आ चुके हैं आपके लिए नया वीडियो लेक्चर लेके, और इस वीडियो लेक्चर में हम आपकी पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम आपके पॉलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में जो वोटिंग होती है, वोटिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज चाहिए होती है। और आज के लेक्चर में हम आपकी ये जो डाउट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जब भी कोई लॉ बनता है, लॉ बनाने के लिए बिल पेश किया जाता है। बिल, ये वो खाने का बिल नहीं है। बिल का यहां पे मतलब होता है प्रपोजल। अगर कभी कोई कानून बनाना है, उसके लिए एक प्रपोजल लाया जाता है, सुझाव लाया जाता है, मतलब एक सजेशन लाया जाता है। इस सजेशन को जब हम पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर रखिए, या अगर मैं स्टेट भी लॉ बना सकते हैं, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने अगर मैं ये सुझाव रखता हूं, ये प्रपोजल रखता हूं, तो इन सुझाव और प्रपोजल जिनका मकसद है लॉ बनाना, जिनका मकसद है लॉ बनाना, तो इस बिल को, वो बिल क्या है? बिल एक ऐसा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, बिल एक ऐसी सजेशन है जिसके थ्रू आप कानून बना सकते हैं। तो बिल इज मेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉ। जो सबसे पहले कानून बनाने का सबसे पहले स्टेप होता है, वो होता है बिल को पेश करना। तो बिल क्या है? बिल कानून बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, जो प्रपोजल दिया जाता है, उसको हम बिल कहते हैं। अब यहां पे एक और चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन या मोशन। पार्लियामेंट में तो रेजोल्यूशन या मोशन भी पेश किया जाता है। इसका मतलब भी क्या है? ये भी प्रपोजल है। क्या ये प्रपोजल का मकसद भी कानून बनाना है? नहीं। रेजोल्यूशन और जो मोशन है, देखिए, बिल आपका लॉ तब बनेगा जब आपके दोनों हाउसेस, चाहे वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हो, मींस आपकी लोकसभा या राज्यसभा, वो इसको पास करे। पास करने के बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए फॉर हिज असेंट। असेंट मींस रजामंदी। और अगर प्रेसिडेंट जो ये बिल पास हुआ है दोनों हाउसेस में, उसको रजामंदी देता है, तो वो बिल आपका क्या बन जाएगा? वो बिल लॉ बन जाएगा ओनली आफ्टर, अगर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको असेंट दे दे। बट रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन कोई कानून बनाने के लिए प्रोसेस नहीं है। इट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नॉट अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब ये लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं है। ये किसी और काम के लिए पेश किया जा सकता है। जैसे अगर गवर्नमेंट को गिराना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी चेक करनी है, तो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। या अगर किसी मेंबर ने, किसी मिनिस्टर ने गलत फैक्ट पेश कर दिए हैं पार्लियामेंट के सामने, तो उसको हटाने के लिए सेंसर मोशन लाना है। या अगर पार्लियामेंट में हल्ला हो रहा है, एमपी मार रहे हैं एक दूसरे को, पीट रहे हैं एक दूसरे, कुर्सियां फेंक रहे हैं, माइक फेंक रहे हैं, तो उस टाइम पे हाउस को एडजॉर्न, हाउस को सस्पेंड करने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। एडजॉर्नमेंट मोशन, तो मोशन बेसिकली क्या है? मोशन कानून बनाने के लिए नहीं यूज होता है। मोशन का कोई और मकसद होता है। मोशन के थ्रू आप कोई और काम, पार्लियामेंट के लॉ बनाने के अलावा जो भी आपने काम करना है, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रपोजल को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। इसका आपको एक और बताता हूं। अगर आपने जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, आपने डेप्यूटी स्पीकर को हटाना है, आपने स्पीकर को हटाना है, आपने वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, आपने प्रेसिडेंट को हटाना है, रिमूव करना है, आपने चेयरमैन को रिमूव करना है, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, आपने सीएजी को रिमूव करना है, उस केस में जो प्रपोजल दिया जाएगा हाउस में, उसको बोला जाएगा रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन और मोशन बेसिकली क्या है? ये भी प्रपोजल है। बट लॉ के अलावा जो प्रपोजल दी जाते हैं, लॉ बनाने के अलावा जो प्रपोजल दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं रेजोल्यूशन। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा बिल और रेजोल्यूशन में क्या डाउट है। तो अब आप अपनी, जब अगर लक्ष्मीकांत खोलेंगे, आपको बिल और रेजोल्यूशन दिखेगा, तो आपको मेरा लेक्चर याद आना चाहिए कि बिल का मकसद है लॉ बनाना, बट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? एक्सेप्ट लॉ, एनी मैटर एक्सेप्ट लॉ। कोई और मामले पे बात करनी है, अगर किसी और मामले पे काम करना है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके लिए जो प्रपोजल लाया जाएगा उसको रेजोल्यूशन या मोशन कहा जाएगा। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बोला
कि एक हाउस के अंदर हम अगर लॉ बनाना है तो उसके लिए हमें एक प्रपोजल देना पड़ेगा, उस प्रपोजल को हम कहते हैं दैट इज बिल। तो बिल एक हाउस के अंदर लाया जाएगा, बिल एक हाउस के अंदर लाया जाएगा। वो कौन ला सकता है बिल को, इस प्रपोजल को कौन दे सकता है? बिल को या तो कोई भी प्राइवेट मेंबर पेश कर सकता है या मिनिस्टर पेश कर सकता है। मिनिस्टर तो आपको समझ आ गया, मिनिस्टर मींस जो गवर्नमेंट का पार्ट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, चाहे आपका कैबिनेट मिनिस्टर हो, आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो, वो आगे मिनिस्टर्स मींस जो सरकार का हिस्सा है। और प्राइवेट मेंबर क्या हुआ? प्राइवेट मेंबर मींस जो आपके एमपीज हैं, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसके मेंबर्स क्यों ना हो या ऑपोजिशन के मेंबर्स क्यों ना हो, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। तो जो बिल प्राइवेट मेंबर मींस नॉर्मल एमपीज, देखिए पार्लियामेंट के केस में एमपीज और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में एमएलएज। तो एमपी और एमएलए जो चाहे सरकार, जिस पार्टी की सरकार है उसका मेंबर है या ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर है, बट ये लोग मिनिस्टर नहीं है, तो उन मेंबर्स को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स। और अगर बिल एक प्राइवेट मेंबर पेश कर रहा है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। वहीं पे अगर कोई मिनिस्टर बिल पेश कर रहा है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। गवर्नमेंट बिल क्या है? जिसे ये वो प्रपोजल है जिसे प्रपोज किसने किया? प्रपोज बाय मिनिस्टर। और वहीं पे अगर मैं प्राइवेट मेंबर बिल बोलूं, इट इज प्रपोज बाय प्राइवेट मेंबर मींस एमएलए हो या एमपी हो, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट का हो या वो ऑपोजिशन का हो, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और जो गवर्नमेंट पेश करे, मिनिस्टर पेश करे, उसको गवर्नमेंट बिल। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब ये बिल पेश किया जाता है बच्चों, तो बिल के केस में होता क्या है? बिल ये प्रपोजल है, प्रपोजल इसके ऊपर लॉ बनाना है। लॉ बनाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? लॉ बनाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को दी है। सेंटर की बात करें तो लेजिस्लेटर हमारी पार्लियामेंट है, और अगर स्टेट की बात करें, लेजिस्लेचर कौन है? हमारी स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पे आपके एमएलए एमएलसी होते हैं। तो बिल पेश किया जा रहा है लेजिस्लेचर में। अब देखिए लेजिस्लेचर में दो हाउसेज होते हैं। अगर हम अपने सेंटर की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, एक है लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। जो आपकी अभी 2024 की 2024 की जो आपकी इलेक्शन आने वाली है, किस हाउस की है? तो आप मेरे को ये कमेंट्स के अंदर इसका आंसर दीजिए। जो इलेक्शन अभी हम करने जा रहे हैं, इलेक्शन में जो हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो किस हाउस के लिए हो रही है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। लोकसभा का मींस हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर। लोग अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव चुन के इस हाउस में भेजते हैं। जो आज गवर्नमेंट आपको दिख रही है वो हमने चुन के भेजी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे। तो ये जो बिल हाउस में पेश किया जाता है, इस बिल पे बहस होती है, चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। और अगर डिस्कशन खत्म होने के बाद इस बिल के ऊपर क्या होती है? वोटिंग। अब वो वोटिंग होती है, उसके लिए एक मेजॉरिटी चाहिए। देखिए अगर किसी चीज को पास करना है, आप लोग सपोज कीजिए आप कोई 5 दोस्तों का ग्रुप है, बट आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, पिकनिक जाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? वोटिंग करते हैं, देखते हैं कौन कहां जाना चाहता है। तो जो मेजॉरिटी बोलेगी, मींस इसकी मेजॉरिटी है 3, जो मेजॉरिटी बोलेगी पिकनिक वहीं जाएगी। तो मेजॉरिटी क्या होता है? इट इज सिस्टम ऑफ वोटिंग। और इस सिस्टम ऑफ वोटिंग को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम एक बिल को लॉ बना सकें। तो सबसे पहली मेजॉरिटी होती है दैट इज योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है इट सेज इट रिक्वायर्स नॉट लेस देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये क्या कहती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है टोटल स्ट्रेंथ के हाफ से ज्यादा इनको सपोर्ट चाहिए। अगर किसी बिल को पेश करना है, किसी बिल को पास करना है, उसके लिए मतलब अगर मैं आपको और बोलूं, अगर मैं इसको और मोर प्रिसाइज लिखूं, ग्रेटर देन इक्वल टू,
ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर कोई बिल पेश किया गया है और उस हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है, अगर उसके हाफ से ज्यादा लोगों ने उस बिल पे वोटिंग कर दी है तो हम ये मानेंगे कि उस बिल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया गया है। अब यहां पे आप बोलोगे मतलब सर हमेशा ऐसा होगा कि अगर टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा मिल गया, हाफ से ज्यादा, तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी? हमेशा स्पेसिफाई किया जाता है पार्लियामेंट में कि अगर कोई बिल पेश किया जा रहा है वो कहेंगे कि इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास कीजिए। तो अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ होगी जो हाउस की, उसके हाफ से ज्यादा सपोर्ट चाहिए आपको। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे हम लोकसभा की एग्जांपल लेते हैं। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है आज के टाइम पे 543। पहले ये 543 प्लस 2 थी, मींस 545 थी। ये दो एंग्लो इंडियन थे, बट अभी रिसेंटली 2 साल पहले क्या हुआ, ये जो दो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, जो नॉमिनेशन होती थी, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो आज के टाइम पे टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543। अब 543 क्या है? ये 543 बच्चों, ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ है जिसपे इलेक्शन होगी अभी। ये टोटल स्ट्रेंथ है। अब इस टोटल स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या कहती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है इस टोटल स्ट्रेंथ का, 543 का, हमें मोर देन इक्वल टू, हमें इसके हाफ का, हाफ ऑफ मोर देन इक्वल टू 543 हमें सपोर्ट, वोटिंग सपोर्ट चाहिए। मतलब क्या है इसका बच्चों? अब आप देखिए 543 का हाफ क्या हुआ? 543 का हाफ हुआ दैट इज 272। अब देखिए 543 का हाफ तो होगा आपका 271.5। 271.5। अब ऐसा तो नहीं है एक आदमी को बीच में से चीर देंगे, हाँ आधा चाहिए हमें, ये हाफ हो गया। हाफ से ज्यादा, हाफ का मतलब क्या हुआ? टाई हो गया। वो पास माना जाएगा? पास कभी भी नहीं माना जाएगा। तो पास करने के लिए हमें चाहिए टाई से ज्यादा, तो इसका ज्यादा चाहिए। तो इसका ज्यादा क्या होगा? अगर एक आदमी इसमें और इंक्लूड हो जाए तो मींस ये, अगर आप देखोगे 50.5% वोटिंग होगी। तो अगर ये 50.5% है, क्या ये 50 से ज्यादा है या नहीं है? तो अगर ये 50 से ज्यादा आपको दिख रहा है, अगर आपको इतना सपोर्ट मिल जाता है किसी बिल के ऊपर, तो ये जो वोटिंग का पैटर्न है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर टोटल स्ट्रेंथ के हाफ से ज्यादा सपोर्ट आपको मिल गया है तो आप उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वो बिल पास हो चुका है उस हाउस में। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वैसे ही अगर मैं आपको बात बोलूं, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245। तो अगर मैं आपको बोलूं इसमें, अगर मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कोई बिल पेश किया गया है राज्यसभा में, उसको पास करना है, तो कितनी वोटिंग चाहिए, कितना मिनिमम वोट चाहिए उस बिल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करने के लिए, उस प्रपोजल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करने के लिए? तो वो क्या होगा बच्चों? मैं आप सिंपल कह सकता हूं 245 का हाफ अगर हम करें 122.5, ये तो आधा इंसान तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी हमें मेजॉरिटी चाहिए तो उस केस में 123 लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। 123 लोगों का सपोर्ट। 123 कितना हो गया? ये 50 से ज्यादा परसेंटेज होगी। तो यही तो स्टेटमेंट कह रही है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। इट सेज इट रिक्वायर्स मोर देन इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द, मोर देन इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो मींस हाफ से ज्यादा का अगर रिक्वायरमेंट है, हाफ से ज्यादा की अगर हाफ स्ट्रेंथ, जो हाफ स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा अगर हमें वोट मिल गया, दैट मींस उस बिल को हम मानेंगे कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास हो चुका है। तो आपका क्वेश्चन आएगा, सर क्या आज के पार्लियामेंट में क्या इस तरह की मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है? नहीं, इस तरह का इस्तेमाल तभी होता है जब किसी गवर्नमेंट को, किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद अगर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना है तो उसके लिए वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अभी आप देखेंगे, नोट कीजिएगा, अभी जब आप मीडिया में भी देखेंगे कि बोलेंगे कि इतनी रिक्वायरमेंट है जीतने के लिए, तो 543 में से आपकी पॉलिटिकल, आपकी मीडिया कहेगी 272 सीटें जिसको मिल गई वो सरकार बना जाएगी पार्टी। क्यों? 272 क्या है? हाफ से ज्यादा है वो बच्चों, हाफ से ज्यादा।
टोटल स्ट्रेंथ के हाफ से ज्यादा, जिसको हाफ से ज्यादा वोट मिल गए, वो सीटें मिल गई, वो पार्टी जीत जाएगी। तो इस मेजॉरिटी का इस्तेमाल बेसिकली जब आपकी हंग पार्लियामेंट बनती है, कौन सी पार्लियामेंट? हंग पार्लियामेंट। यहां तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या है? हंग पार्लियामेंट का मतलब है किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। जब किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली तो पार्टीज इकट्ठा आती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आती हैं, फिर बोलते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? वो अपनी सपोर्ट शो करेंगे कि हमारे पास 272 टोटल सपोर्ट 272 है या 272 है या इससे ज्यादा है। अगर ये शो कर पाते हैं तो दैट पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस विल क्रिएट अ गवर्नमेंट। आई थिंक ये आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्लियर हुआ होगा। और एक चीज बच्चों और याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिर्फ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसका, मींस पार्टीज को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है, पार्टीज को सरकार बनानी है, उसके लिए ही इस्तेमाल होता है। किसी भी बिल को पास करने के लिए इसका अकेले इस्तेमाल नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा इस्तेमाल नहीं होता है, अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। अकेले का मतलब क्या है? यहां पे आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बच्चों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर किसी भी बिल को आपने कानून बनाना है तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजॉरिटी चाहिए। तो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल हमेशा किसी और तरह की मेजॉरिटी के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाता है। मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर फॉर्म्स ऑफ मेजॉरिटीज। ये चीज याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिर्फ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसका, पार्टीज को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है तब इस्तेमाल होता है। बट अगर कानून बनाना है, कानून बनाने के केस में ये अकेले कभी भी यूज नहीं होती है। उसके लिए क्या होता है बच्चों? उसके लिए आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को किसी और तरह की मेजॉरिटी के साथ आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो प्लीज वो हमें कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी क्वेरी को क्लियर करवा सकता है। तो गाइस आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है? नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी है दैट इज योर सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी आपकी आती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? सिंपल मेजॉरिटी को हम कहते हैं फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। फंक्शनल मेजॉरिटी, फंक्शनल मेजॉरिटी इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब फंक्शनल मेजॉरिटी होती क्या है? फंक्शनल मेजॉरिटी का मतलब है अगर आप कोई बिल पेश कर रहे हैं और उस बिल के ऊपर अगर वोटिंग हो रही है, उसमें आपको जो हाउस में मेंबर प्रेजेंट हैं उनके 50% से ज्यादा के लोगों का सपोर्ट चाहिए। हाउस में मेंबर जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उनके 50% से ज्यादा के लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए। मींस ये कहता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल members present and voting in the house। सिंपल मेजॉरिटी जिसको फंक्शनल मेजॉरिटी कहते हैं, ये कहता है कि मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दी हाउस। मतलब क्या है बेटा? 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, क्या ये 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, ये जो क्या टोटल मेंबर्स, क्या इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ है? टोटल स्ट्रेंथ मीन जैसे लोकसभा की 543 और राज्यसभा की 245, क्या ये टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों? तो इसका आंसर है नो, ये टोटल स्ट्रेंथ नहीं है। आइए आपको इसको समझाता हूं मैं आसानी से। सपोज कीजिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543। ये लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है और इसको हम बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ, कि इतनी सीटें लोकसभा में आपकी हैं। ये लोकसभा का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज कीजिए आज डे क्या है? सपोज कीजिए आज ऑन 23 Feb 2024, आज के दिन इन 543 में से 500 मेंबर्स ही आए हैं। 500 मेंबर्स आर प्रेजेंट। 500 मेंबर्स आर प्रेजेंट मींस टोटल। अब देखिए ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हर कोई आएगा, कोई बीमार हो सकता है, कोई घूमने गया हुआ है, किसी के घर पे शादी है मेंबर की, तो वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो एब्सेंट होंगे उस दिन।
तो सपोज टोटल स्ट्रेंथ इतनी है और आज के दिन सपोज कीजिए 500 लोग आए हैं, तो अगर 500 लोग आए हैं, दीज आर द मेंबर्स प्रेजेंट, अब होगा बिल पेश। बिल पेश हो गया, प्रपोजल आ गया, अब बोलेंगे इस पे वोटिंग करो, डिस्कशन सब कुछ हो चुकी है, डिस्कशन हो चुकी है, डिबेट हो चुकी है, अब बोलेंगे वोट करो। अब क्या आप क्या कहेंगे, क्या ये 500 मेंबर्स के ऊपर कंपलसरी है कि ये वोट दे ही दे? क्या इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है ये वोट दे? तो नहीं। जो वोटर्स हैं, जो ये हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उनका पावर है कि वो एब्सटेन कर सकते हैं वोटिंग से, कि हम वोटिंग नहीं देना चाहते। अभी आप देखते होंगे रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी, ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर है, तो इस केस में जब यूएन में इजराइल के अगेंस्ट या रशिया के अगेंस्ट कोई प्रपोजल लाया जाता है तो इंडिया और बाकी कंट्रीज एब्सटेन कर देती हैं। कोई कंपल्शन नहीं है उनके ऊपर वोट देने के लिए, कोई कंपल्शन नहीं है। वैसे ही जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स आए होंगे हाउस में, पर उनके ऊपर वोट देने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। तो सपोज कीजिए इन 500 मेंबर्स में से 400 मेंबर्स ऐसे हैं जो वोट कर रहे हैं। ये जो 500 प्रेजेंट है, इन 500 में से 400 ऐसे हैं जो वोट कर रहे हैं। तो ये जो 400 मेंबर है उस 500 में से, ये जो 400 मेंबर है उस 500 में से, इसको हम कहेंगे मेंबर्स, ये प्रेजेंट भी हैं एंड दे आर वोटिंग। तो सिंपल मेजॉरिटी कहती है कि हमें जो टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, कि जिन्होंने वोट भी किया है और जो प्रेजेंट भी हैं, उनके टोटल स्ट्रेंथ में से हमें, उनके टोटल नंबर में से हमें मोर देन 50% वोट चाहिए। दैट मींस अगर कोई बिल पेश किया जाता है, 400 लोगों ने वोट किया, तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी उस बिल को पास करने के लिए? तो 400 का 50% से ज्यादा कितना होगा? 201, 201। तो अगर 201 वोट फेवर में चला गया तो हम ये मानेंगे कि दैट बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी और फंक्शनल मेजॉरिटी। आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो 543 मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ है, इसमें से 500 आए हैं एक दिन में और इस 500 में से 400 वोट कर रहे हैं। जो 400 है यही वो मेंबर है जो प्रेजेंट भी है और जो वोटिंग मींस 500 प्रेजेंट है, बट वोटिंग भी कौन कर रहा है? वोटिंग से 400 करे, तो मींस ये 500 में से 400 वो मेंबर है जो प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं। तो इस 400 का हमें 50% से ज्यादा का सपोर्ट चाहिए अगर किसी बिल को पास करना है। अगर इस 400 का 50% से ज्यादा हमें सपोर्ट मिल गया, मींस 201 वोट मिल गए, दैट मींस वो बिल पास कंसीडर कर लिया जाएगा। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको इसकी मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आप पूछेंगे कि सर कोई एग्जांपल दीजिए, ऐसे हमारे पार्लियामेंट में कोई कानून ऐसा पास किया जा सकता है इसके थ्रू? यस बच्चों, मेजॉरिटी। आपका अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, आपके पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनरी बिल पेश किया जाता है, आपके पार्लियामेंट में जो मनी बिल पेश किया जाता है, इवन जो फाइनेंशियल बिल है, ये देखिए आगे वाले लेक्चर्स में हम आपको ये बिल्कुल क्लियर करवाएंगे सारी चीजें। ये जो फाइनेंशियल बिल है या आपके स्पीकर को जो अपॉइंट करना, आप स्पीकर को जो इलेक्ट किया जाता है, डेप्यूटी स्पीकर को जो इलेक्ट किया जाता है, आपके डेप्यूटी चेयरमैन को जो इलेक्ट किया जाता है, इन सब के लिए जो वोटिंग की जाती है पार्लियामेंट के अंदर, इट इज थ्रू दी सिंपल मेजॉरिटी। तो आई थिंक ये आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। तो एक बात याद रखिएगा, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी बिल पास किए जाते हैं, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी बिल पास किए जाते हैं, दैट इज थ्रू दी सिंपल मेजॉरिटी। मोर देन 50% के जो बिल है, नॉट 50%, मोर देन 80%, मोर देन जो 80% बिल है, जो पार्लियामेंट का 80% जितना काम है, 80% जो काम है, वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जाता है। और यहां पे एक चीज आपको बताता हूं, देखिए पार्लियामेंट में जब कोई बिल पेश किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला स्पेसिफाई होगा, वहां पे स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेसिफिकली बताया जाता है किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, उसके लिए टाइप ऑफ मेजॉरिटी, किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए। तो अगर किसी बिल के केस में पार्लियामेंट कोई बिल को पास करने जा रहा है और उस बिल में यह नहीं लिखा है कि इसमें किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यह कंसीडर किया जाता है कि उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाए। अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगी, कोई स्पेसिफाई कभी अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इस बिल को किस तरह से हम पास करें, किस मेजॉरिटी से पास करें, तो उस बिल को हमेशा सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है। आई थिंक बच्चों ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी देखते हैं अपनी।
और इसको फंक्शनल मेजॉरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि 80% से ज्यादा काम इसी मेजॉरिटी की हेल्प से किया जाता है। तो थर्ड टाइप ऑफ आपकी मेजॉरिटी आती है, दैट इज योर अफेक्टिव मेजॉरिटी। अफेक्टिव मेजॉरिटी बहुत इजी मेजॉरिटी है ये। अफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या है बच्चों? फिर वही मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द अफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब आप बोलेंगे सर टोटल स्ट्रेंथ पता चल गई, टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग पता चल गई, अब ये क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस? अफेक्टिव स्ट्रेंथ। अफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? अफेक्टिव स्ट्रेंथ मीन जो रियल स्ट्रेंथ है अभी हाउस की। देखिए मैं आपको बोल सकता हूं, देखिए हाउस के अंदर अगर मैं आपको यहां पे लिख के बताऊं, फॉर्मूला लिख के बताऊं, अफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बच्चों? अफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है टोटल स्ट्रेंथ। जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है ये टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, जो असली स्ट्रेंथ है, जो सीटें असली में, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, माइनस वैकेंसीज। जब टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज को माइनस कर दो, जो पीछे बाकी सीटें बची उसको बोलते हैं अफेक्टिव स्ट्रेंथ। एग्जांपल से समझाता हूं आपको यहां पे। देखिए बच्चों वैकेंसी क्या होती है? सीटें कुछ खाली रह सकती हैं, हो सकती हैं। कैसे? किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी की डेथ होगी किसी मेंबर की, या किसी मेंबर ने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ी थी तो उसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो इनकी वजह से उनकी सीटें खाली हो जाएंगी, वो होगी वैकेंसी। तो टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी माइनस करेंगे, वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ। एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कीजिए राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों? राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज 245। ये है इसकी टोटल स्ट्रेंथ, ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ है। अब सपोज कीजिए कुछ रीजंस की वजह से कि कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी की डेथ होगी, या किसी की रेजिग्नेशन दे दिया किसी ने, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसकी वजह से वैकेंसीज, सपोज कीजिए वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं 15, मतलब 15 सीटें खाली, तो इस केस में इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? 245। जो टोटल स्ट्रेंथ है इसमें से वैकेंसी माइनस करेंगे तो आएगा 230। ये 230 जो होगा इट विल बी दी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या बोलती है? इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा। तो इसका 50% कितना है? 115। ये तो 50% हो गया, पास नहीं हुआ, टाई हुआ, तो +1 वोट कर देंगे, दैट मींस 116। अगर किसी बिल के ऊपर अगर ये बात की जाए, बिल हो या रेजोल्यूशन या प्रपोजल, देखिए मेजॉरिटीज का इस्तेमाल हमेशा बिल, रेजोल्यूशन और मोशंस के ऊपर ही यूज किया जाता है। तो अगर कोई बिल है या रेजोल्यूशन है या मोशन है, उसको कहा जाता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करो उसको, तो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखी जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ के बाद ये देखा जाएगा कि क्या इसको 50% से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। तो राज्यसभा के केस में अगर 15 वैकेंसी है, 230 उसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, तो उस केस में अगर किसी रेजोल्यूशन को, मोशन को या बिल को 116 वोट्स मिल गए हैं, तो मींस हम ये मानेंगे दैट बिल इज पास्ड विद इफेक्टिव मेजॉरिटी। आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो देखिए अब आप बोलेंगे सर कहां कहां पे इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है? देखिए एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। आपको मैंने अभी पीछे बताया स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, इनको अपॉइंट किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, बट जब इनको निकालने की बात आती है तो उस केस में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो दैट मींस आपके जो स्पीकर है, आपके डेप्यूटी स्पीकर है और आपके डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ये होते हैं आपके लोकसभा के, और डेप्यूटी चेयरमैन कहां के होते हैं आपके? ये होते हैं आपके राज्यसभा के। तो अगर इनको रिमूव करना है तो इनके रिमूवल के लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी गाइस। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी देखते हैं एंड लास्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी देखते हैं हमारी। तो लास्ट टाइप ऑफ हमारी मेजॉरिटी आती है बच्चों, दैट इज योर स्पेशल मेजॉरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर, अपने सेकंड लेक्चर के अंदर जब आपको बताया
कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, और रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, एंड साथ में वो बोथ हो सकता है। इसका मतलब क्या है? रिजिड के लिए, रिजिड का मतलब उसको चेंज करना आसान नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि उस केस में जो वोटिंग होगी, वोटिंग हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ की जाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही वोटिंग की जाएगी। तो अगर आपके बिल को पास करना है या रेजोल्यूशन को पास करना है या मोशन को पास करना है, उस केस में जो मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी चाहिए, उस तरह की मेजॉरिटी बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब देखिए स्पेशल मेजॉरिटी 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स। तो इसमें फर्स्ट आती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलती है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहती है अगर जो मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग है, कहती है इट सेज इट रिक्वायर्स नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आप बोलेंगे सर ये क्या नई चीज आ गई? अब वहां पे 50% बोलते थे, यहां पे 2/3 क्या आ गया? सेम चीज है बच्चों, कोई डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, अभी समझाऊंगा आपको। सपोज कीजिए बच्चों, आपके हम लोकसभा के एग्जांपल लेके चलते हैं। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543। 543 इसकी टोटल स्ट्रेंथ है। और आज के दिन सपोज कीजिए लोकसभा के सिर्फ 400 लोग आए हुए हैं, लोकसभा के 400 लोग आए हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? लोग 400 नहीं, हम मान लेते हैं 500 लोग आए हैं। 500 मेंबर्स आर, ये 500 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए वोटिंग होगी, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वोटिंग होगी, तो बोला गया वोट करो। कुछ मेंबर बोलेंगे हमारा आज मन नहीं कर रहा है, आज हम थके हुए हैं, आज हमें पेन उठाने का मन नहीं कर रहा है, आज बोलने का मन नहीं कर रहा है, या हम इस वोटिंग के फेवर में नहीं है। तो हो सकता है बच्चों उसमें से, आप सपोज कीजिए उसमें से आपके 50 मेंबर वोट नहीं दे रहे हैं। 50 मेंबर्स क्या करते हैं? आपके 50 मेंबर्स अब्सटेन करते हैं, बोलते हैं हम वोट नहीं करेंगे। तो कितने मेंबर वोटिंग कर रहे हैं? 450। तो ये 450 क्या है? ये वो मेंबर्स हैं which are present as well as they are also voting। ये प्रेजेंट भी हैं और ये वोट भी कर रहे हैं। अब ये जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, ये कहता है कि अगर किसी बिल या किसी रेजोल्यूशन को या किसी मोशन को अगर पास करना है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तो उसके केस में जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 हमें सपोर्ट चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। मतलब वी रिक्वायर 2/3 ऑफ 450। 2/3 ऑफ 450 मेंबर्स का अगर वोट मिल गया, कितना हुआ बच्चों? 450 का 2/3 कितना हुआ? अगर हम इसको करें तो आपको यहां पे क्लियरली दिखेगा, ये आएगा 150, दैट इज 300। तो मतलब अगर 300 वोट, 450 में से 300 वोट्स हमें मिल गए, इसका मतलब है हम ये मानेंगे कि वो बिल, वो रेजोल्यूशन, वो मोशन पास कर दिया गया है विद अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। देखिए 450 प्रेजेंट है, हो सकता है बच्चों 450 वोट कर रहे हैं, मान लेते हैं, सपोज कीजिए 500 में से 200 एब्सटेन कर चुका है, 500 में से 200 एब्सटेन कर चुका है। तो इस केस में कितने वोटिंग कर रहे हैं? फिर 300 रहेगा। 300 मेंबर्स प्रेजेंट भी हैं और ये वोट भी कर रहे हैं। तो 300 का 2/3 कितना हुआ बेटा? ये हो गया आपका 200। तो मींस इन 300 में से 200 वोट एटलीस्ट आपको चाहिए अगर आपको किसी बिल, मोशन या रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से पास करना है। तो आई थिंक आपको ये स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ इसकी मेजॉरिटी देखते हैं बच्चों। अब इसकी नेक्स्ट काइंड ऑफ मेजॉरिटी आती है बच्चों, इसकी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड। ये अब आपको क्लियर करेगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है। ये कहती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इसमें कॉन्सेप्ट ऐड होता है। मतलब इसमें क्या बोलते हैं,
अगर कोई वोट चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी पास करना है अगर किसी बिल को, मोशन को, रेजोल्यूशन को, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड केस में, तो क्या कहता है, इट रिक्वायर्स नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. It requires the support of 2/3 of the total members present and voting and more than half of the total strength of the house. तो बच्चों क्या कहता है ये, अगर आप इसको रीड करें, ये कहता है कि इट रिक्वायर्स मेजॉरिटी, इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. मतलब देखिए 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये कौन सी मेजॉरिटी हुई बच्चों, ये हुई आपकी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड. यस और नो? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या बोलता है, सपोर्ट चाहिए हमें, टोटल मेंबर जो प्रेजेंट है वो जो वोट भी कर रहे हैं उनका 2/3 सपोर्ट चाहिए, वो हो गई आपकी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है दैट इज इट ऑल्सो रिक्वायर्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मींस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. मतलब अब आप बोलोगे सर क्या इसमें दो बारी बिल को दो बारी वोटिंग करवाएंगे? बेटा एक ही वोटिंग में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक ही बारी वोटिंग में दो कंडीशन. पहली कंडीशन स्पेशल मेजॉरिटी वाला वोट भी मिल जाए उसको, दूसरा उसी वोटिंग के अंदर टोटल स्ट्रेंथ वाली कंडीशन भी क्लियर होनी चाहिए. आइए इसको मैं आपको इजीली और एक्सप्लेन करता हूं. अब देखिए बेटा, सपोज कीजिए आपके लोकसभा में आइए बच्चों, सपोज कीजिए आपकी लोकसभा में आपकी टोटल स्ट्रेंथ है 543. ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है. इसके ऊपर हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालते हैं और इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होगी बच्चों? इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी 272. इज इट? इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होगी? 272. ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? अब किसी दिन पे सपोज कीजिए इसमें से सिर्फ 500 मेंबर्स ही आए हैं. मेंबर्स ये कौन से मेंबर्स हैं? विच आर प्रेजेंट, मेंबर्स जो प्रेजेंट है. अब इन 500 में से हो सकता है बच्चों सिर्फ 400 मेंबर्स वोटिंग कर रहे हैं. तो ये 400 कौन हुए? ये वो 500 में से 400 लोग हैं जो प्रेजेंट भी हैं और जो वोट भी कर रहे हैं. तो अब हमें इन 400 में से इतने वोट चाहिए, इन 400 के वोट चाहिए, उसी में से हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है. और वो कौन सी कंडीशन है? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड. हमें ये भी फुलफिल करनी है कंडीशन, प्लस हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी है. तो देखते हैं, पहले इसमें सिंपल में स्पेशल मेजॉरिटी निकालते हैं. तो 2/3 ऑफ 400 मेंबर का वोट मिल गया, मींस 2/3. अगर मैं बात करूं 2/3 इंटू 400 कितना वोट हुआ बच्चों? इमेजिन कीजिए कितना. देखिए अगर हम इसको 450 लेते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को और आसान कर दे. हम मानते हैं कि 450 लोग वोट कर रहे हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी. तो सपोज कीजिए 450 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट भी कर रहे हैं. तो कितना वोटिंग हो गया बच्चों? ये हो गया नियरली आपको 300 वोट. तो मतलब पहली कंडीशन जो है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, वो तो हमने क्लियर कर दी, वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है. अब इसी 300 को देखना है हमने, क्या ये वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के नंबर जितना है या उससे कम है. तो 300 क्या 272 से बड़ा है या नहीं है? यस, ये बड़ा है. तो हम कहेंगे कि यहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है. मींस एक तीर से आपको दो निशाने लगाने हैं. और वो दो निशाने क्या है? ये जो आपका नंबर आएगा, वोटिंग का जो आपका नंबर आएगा फेवर में जो आए हैं, उसी को हमने देख के करना है
स्पेशल मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही देखा जाएगा। अब उसी स्पेशल मेजॉरिटी का जो नंबर आपको मिला है, हमने देखना है क्या यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला नंबर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो हम मानेंगे वो आपका जो वोट, वो जो आपका बिल है या मोशन है या रेजोल्यूशन है, वो हमने स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड के साथ पास कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर एक और एग्जांपल दीजिए। यस, अभी आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा बच्चों। यहाँ पे अब मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे तो हमने प्रूफ किया कि दोनों पास हो चुके हैं। अब सपोज कीजिए बच्चों 543 स्ट्रेंथ है, सपोज कीजिए 450 लोग आए हैं, ये मेंबर्स कौन है, ये प्रेजेंट है, और इन 450 में से सपोज कीजिए सिर्फ 300 मेंबर्स प्रेजेंट भी हैं और ये 300 मेंबर्स वोट भी कर रहे हैं। तो पहले इसका मैं निकालूंगा 2/3 ऑफ 300। बेटा ये कितना हुआ, 200। मींस फर्स्ट कंडीशन तो मैंने निकाल दी, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, 200 आ गया। अब इन 200 को मैं देखूंगा क्या ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का नंबर भी क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या 200 272 बराबर है या अलग अलग है? ऑब्वियसली अलग है, ये कम है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की कंडीशन से भी कम है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहां पे सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो हम मानेंगे कि वो जो बिल है, वो मोशन है, वो रेजोल्यूशन है, इट इज नॉट पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और आप बोलेंगे सर कोई एग्जांपल्स दीजिए इनकी, कि हम कैसे बताएंगे कौन से बिल के ऊपर किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए। बच्चों आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो होते हैं उसमें आपके स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके CAG, इनके रिमूवल में स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड का इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ स्पेशल काइंड का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये दो टाइप्स की तो मैंने आपको स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ा दी। अब लास्ट टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। तो लास्ट टाइप की मेजॉरिटी आती है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ थर्ड टाइप। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ थर्ड टाइप। तो बच्चा आपकी थर्ड टाइप की मेजॉरिटी है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ थर्ड काइंड। और ये क्या कहती है, देखिए ये अब अलग स्टेटमेंट लेके आई है। ये कहती है इस मेजॉरिटी में जो हमें सपोर्ट चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्या बोलती है बच्चों, ये जो आपकी सपोर्ट है, जो आपकी मेजॉरिटी चाहिए, वो 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो 2/3 टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 से कम है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपकी जो बिल है या मोशन है या रेजोल्यूशन है वो हम पास कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब मैं आपको सिंपल, अब फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। 543 टोटल स्ट्रेंथ है आपकी, टोटल स्ट्रेंथ है आपकी किसकी, लोकसभा की। सपोज कीजिए अब हम यहां पे प्रेसिडेंट वोटिंग वाले बात, अब इसका अगर मैं 2/3 निकालूं पहले 2/3 ऑफ 543, तो बच्चों ये कितना आएगा, 2/3 ऑफ 543 नियरली ये आपका आएगा कोई 362 के अराउंड आएगा। 362 ये जो आपका आएगा दैट इज 362 के अराउंड, 362.5 कुछ इस तरह से आएगा 362। तो मतलब अगर आपके बिल को, आपके रेजोल्यूशन को, आपके किसी मोशन को अगर पास करना है हमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ थर्ड काइंड से, तो टोटल स्ट्रेंथ में से 362 वोट चाहिए अगर उसको थर्ड काइंड के साथ पास करना है। तो मतलब ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। मींस अगर मैं यहां पे बोलता हूं
कि आपके लोकसभा के 543 मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ है, किसी एक दिन पे 500 मेंबर्स आया है, ये मेंबर्स जो है प्रेजेंट है, ये मेंबर प्रेजेंट है, और इसमें से सपोज कीजिए 500 भी अगर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये मेंबर्स प्रेजेंट भी है और वोटिंग भी है, तो 2/3 ऑफ 500, तब भी ये 362 नहीं होगा, 362 नहीं होगा। तो मतलब ये जो मेजॉरिटी का जो टाइप है ये सबसे टेक्निकल और सबसे मुश्किल मेजॉरिटी है, और क्योंकि इस नंबर को अचीव करना काफी मुश्किल हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर एग्जांपल दीजिए कहां पे यूज होता होगा, तो इसके एक ही एग्जांपल है, हमारे देश के जो फर्स्ट पर्सन है दैट इज द प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को हाउस ही निकाल सकता है हमारा, दोनों हाउसेस पास करेंगे तभी, प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए यही स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं 245, इसका 2/3 निकाल लीजिए बच्चों, तो नेली ये 160 कुछ आएगा, 160 प्लस कुछ आएगा, तो मतलब उसमें भी 160 प्लस वोट चाहिए, तो उस केस में काफी इंपॉसिबल हो सकता है। तो अगर इस मेजॉरिटी का इस्तेमाल करना है तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स को पहले ही डायरेक्शन दे देती है कि आपको उस दिन हाउस में प्रेजेंट होना ही होना है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और आज तक हमारे देश के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट को इंपीच नहीं किया गया है। तो गाइज अगर आपको हमारा ये लेक्चर और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये हमारी वीडियो मैक्सिमम तो मैक्सिमम अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा मिल सके हमारे पढ़ाने का। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।